evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's webinar on commonly observed error while finalization of financial statement and most hot topic today, multidisciplinary firm with other professional. And on this subject, our honorable, very respected Central Council member CS Sanjeev Singhal ji is with us. I welcome Sanjeev Singhal ji. I also welcome Sunil Dhamija ji, Sunil Rastogi ji, and all the attendee. And I don't think there is a need to introduce our Sanjeev Singhal ji. And I will not tell that he did his graduation from SRCC and was the university topper. And he did articleship from AF Ferguson. But still, what he did during Corona period, I would like to tell you within 1 minute. सर ने सीए परिवार की स्थापना की. सीए परिवार में बहुत सारे वॉलंटियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जुड़े और मोर देन 256 जो कि एक ग्रुप की लिमिट होती है उसको भी क्रॉस कर गए. और सीए परिवार ने जो काम किया फर्स्ट और सेकंड कोविड-19 की वेव में, वो मैं बताऊंगा. फ्री फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूट किए, सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट डॉक्टर्स को दी, मील्स एंड ड्राई राशन दिया, अरेंजिंग क्रिटिकल मेडिसिन जो कि रेमडेसिविर वगैरह ये चीज अवेलेबल नहीं थी. मार्केट में 40,000 रुपए का एक इंजेक्शन बिक रहा था. सर ने कंट्रोल रेट पे 3360 रुपए पे कंट्रोल रेट पे अवेलेबल कराया. फ्री संजीवनी एम्बुलेंस, 4 एम्बुलेंस सर ने सीए परिवार के अंडर चलाई फ्री विद पैरामेडिकल स्टाफ, जो कि किसी भी पेशेंट को घर से और हॉस्पिटल तक फ्री और हॉस्पिटल टू होम. अभी सर ने 2-3 दिन पहले ही एक ऑक्सीजन प्लांट, जो कि आपको मालूम है ऑक्सीजन की कितनी कमी रही दिल्ली में, मुनि मायाराम जैन हॉस्पिटल को फ्री इंस्टॉल करके दिया. और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उनकी अध्यक्षता में उसको अभी हैंड ओवर भी किया है. हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल कराए, योगा, मेडिसिन एंड काउंसलिंग हेल्पलाइन, फाइनेंशियल मैटर हेल्पलाइन, स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सीए स्टूडेंट. सर ने अभी एक स्कीम शुरू की है कि इस कोरोना पीरियड में जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनके माँ बाप यदि कोरोना पीरियड में चले गए हैं तो उन बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी और उनकी सारी एजुकेशन का खर्चा सीए परिवार उठाएगा. एंड वॉलंटियर एट कैन सपोर्ट वर्किंग फॉर कैंसर अफेक्टेड पीपल, जो कि इस कोरोना पीरियड में कैंसर अफेक्टेड पीपल हैं जिनको इलाज नहीं हो पाया, ओपीडी बंद हो गई, उनके लिए कैन सपोर्ट नाम से एक चलाया वॉलंटियर, और उसको घर घर जा करके सर ने किया. मेरे को तो थोड़ा ही मालूम है, सर को तो खैर ज्यादा मालूम है, मैं तो थोड़ा सा हिस्सा रहा हूँ सर के साथ. तो विद दिस सर वेलकम यू सर एंड रिक्वेस्ट टू यू सर काइंडली डेलिबरेट, हमारा मार्गदर्शन करें. बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म विद अदर प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए सर हैंड ओवर टू यू सर. थैंक यू वेरी मच राजेश भाई. राधे राधे. राजेश भाई, सुनील धमीजा जी, सुनील रस्तोगी जी, एंड ऑल द एस्टीम्ड पार्टिसिपेंट्स. राजेश भाई, जो कुछ भी हमने सीए परिवार में किया वो सब अपना फर्ज समझ के, क्योंकि आप तो सीए परिवार का एक अभिन्न अंग हो, क्योंकि उस टाइम 1.5-2 महीने तो यही लगता था इस रात की कोई सुबह होगी कि नहीं होगी. तो इसलिए ना तो नींद आती थी, ना सोने का मन करता था. तो रात को 2-2:30 बजे तक आपको पता है एज अ वॉलंटियर सभी लोग लगे रहते थे. फिर सुबह 6, मैंने तो देखा इवन रात को सुबह 4 बजे भी किसी ने कोई हेल्प मांगी तो अपने सीए परिवार से मिली किसी भी टाइम, क्योंकि कोई ना कोई बारी बारी से जगता रहता था. तो हमने कई लोगों को खोया भी इसमें. मैं ये तो इसमें मतलब बड़ा ही एक दर्दनाक फेज रहा, लेकिन मिलजुल के वो टाइम निकल गया. तो सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया. और आज भी जो हमने जो कल अपना ऑक्सीजन प्लांट भी मुनि मायाराम जैन हॉस्पिटल में स्टार्ट किया, वो भी पर्पस यही है कि अगर थर्ड वेव आए तो हम तैयार रहें. वो हॉस्पिटल का, पूरे हॉस्पिटल का काम ऑक्सीजन सप्लाई उससे हो जाएगी. आज हमने रोहिणी बिल्डिंग का भी इंस्पेक्शन किया. अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट आए थे ये देखने के लिए कि बिल्डिंग कहाँ तक हुई है, और बिल्डिंग की प्रोग्रेस अच्छी चल रही है. उन्होंने भी उस पर सेटिस्फेक्शन दिखाया.
10 साल से जहाँ एक ईंट नहीं रखी गई थी, आज वो बेसमेंट की रूफ डल चुकी है और मार्च 2022 तक जो है ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मैं प्रोफेशन के टॉपिक पे आता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि मल्टीडिसिप्लिनरी एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म जो है 15 साल से इंस्टीट्यूट के पास पेंडिंग था। 2006 से ये पेंडिंग था। अगर आप देखिए तो इस पीरियड में 2-3 काम तो ऐसे हुए। फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 40 साल बाद ये सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस हुआ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए। इसी तरह से मल्टीडिसिप्लिनरी 15 साल पहले प्रोजेक्ट लिया गया था और इस बार कंप्लीट हुआ और 1 जुलाई को इसका अप्रूवल भी आ गया। So I'll share my presentation, and for that I'll just take half a minute break to put up my screen, and I'll just in the meanwhile share my screen, Rajesh bhai. सर जी, राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। दत्तोगी साहब नमस्कार, धमीजा जी नमस्कार। कैसे हो हेमंत जी? बढ़िया सर, आप कैसे हो? बहुत 2 साल के बाद शक्ल नजर आ रही है आपकी। कैसे हो हेमंत जी? बढ़िया सर, नमस्कार सुंदर साहब। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं राजेश भाई दिख रही है स्क्रीन? यस सर बॉस, यस सर। ठीक है सर, चलिए आज बात करते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप्स की। जैसा कि राजेश भाई ने कहा, और 2006 में काउंसिल का इन प्रिंसिपल डिसीजन था, बट इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस इस पे नहीं आई थी और 1 जुलाई को मिनिस्ट्री ने भी ये अब अप्रूव कर दिया। तो देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं इसको क्या है, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ भी और बाद में भी लेते जाएंगे। जब ये टॉपिक पूरा होगा तब अगले टॉपिक पे चलेंगे, बट पहले आपकी सारी क्वेरी इस टॉपिक की आंसर होगी। मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म होती क्या है? मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब है जो कि अप्रूव कर दी गई हो इंस्टीट्यूट की काउंसिल से अंडर रेगुलेशन 53 बी रेड विद रेगुलेशन 190 ऑफ द रेगुलेशन। और जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, मल्टी डिसिप्लिन होंगे। जैसे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक डिसिप्लिन है, तो कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटिंग, इंजीनियर वगैरह जो मल्टी डिसिप्लिन होंगे वो इस फॉर्म में होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हर चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकता और एक प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं। फॉर एग्जांपल, हम सेक्रेटरियल ऑडिट करना भी चाहें तो अलाउड नहीं है, कॉस्ट ऑडिट हम करना चाहें तो अलाउड नहीं है। तो नेचुरली कई बार ऐसा हमें जरूरत महसूस होती है कि डिफरेंट प्रोफेशनल आके हमारे साथ अटैच हो। फॉर एग्जांपल, कई बार हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वालों की जरूरत होती है, इंजीनियर्स की जरूरत होती है जो वैल्यूएशन कर सकें, जो चार्टर्ड इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कई प्रोफेशनल्स की साथ में जरूरत पड़ती है क्योंकि प्रोफेशन अब काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 अगर जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का है वो ये कहता है, a member of the institute shall be deemed to be in practice when individually or in partnership with chartered accountants in practice or in partnership with member of such other recognized profession as may be prescribed। तो यानी कि हमारा एक्ट तो इस बात को मानता ही था कि आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं या पार्टनरशिप में कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, या उन मेंबर्स के साथ भी कर सकते हैं जो कि प्रेस्क्राइब्ड हो। ये प्रेस्क्राइब नहीं होते थे अभी तक, अब ये प्रेस्क्राइब हो गए। और कब से
ये अप्लाई किसको होंगी ये गाइडलाइन? जो MDP CAs इन प्रैक्टिस होंगे एज पार्टनरशिप फॉर्म। अब नेचुरली कई लोग पूछते हैं क्या सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है? नहीं, नाम ही मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो नहीं हो सकती। कई लोग पूछते हैं क्या कंपनी फॉर्म हो सकती है? आंसर इज नो, इट हैज टू बी अ पार्टनरशिप फॉर्म ओनली। पार्टनरशिप फॉर्म में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किस किस के साथ ये मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप बनाई जा सकती है? देखिए सेक्शन 53 भी जो रेगुलेशन में लिखा, वो लिखा कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है वो, जो मेंबर हो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का, या कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है जो मेंबर हो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, या एडवोकेट हो सकता है जो मेंबर हो बार काउंसिल का, जो इंस्टीट्यूट अलाउ कर रहा है। उसके बाद अलग अलग एक्ट भी देखिए, या इंजीनियर हो जो मेंबर हो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर का, या उसने इंजीनियरिंग करी हो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से, या आर्किटेक्ट हो जो मेंबर हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का, या एक्चुअरी हो जो मेंबर हो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी का। तो हमारे ICAI ने कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और एक्चुअरी, इनको अलाउ किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके साथ पार्टनरशिप कर सकता है। अब जब हमने ये अलाउ किया तो कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट और कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ने अपने मेंबर्स के लिए एक एडवाइजरी निकाली कि अभी हमारी गाइडलाइंस की वेट करना, अभी ये पार्टनरशिप मत बना। लेकिन क्या वो सही है? आंसर इज नो। क्यों? अभी मैं आपको अलग अलग एक्ट पे लेके जाऊंगा, वहां हम देखेंगे कि उनके एक्ट में ही कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो मना कर ही नहीं सकते हैं। और एडवोकेट का क्या है, एक्चुअली का क्या है, अब सबको बारी बारी से हम एनालाइज करेंगे कि किसके साथ पार्टनरशिप हो सकती है, किसके साथ नहीं हो सकती। पहली बात तो इनके अलावा किसी और के साथ अभी नहीं हो सकती, जो स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड है उनके अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकती है। कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के साथ हो सकती है कि नहीं, चलिए सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 2(1)(c) जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 का है, वो कहता है कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट का? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट shall be deemed to be in practice when individually or in partnership with one or more member of the institute in practice or in partnership with member of such other recognized profession as may be prescribed। तो उनका जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है, वो ये कहता है कि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो उनके साथ प्रैक्टिस कर सकता है जो या तो खुद कंपनी सेक्रेटरी हो या उन प्रोफेशन से बिलोंग करते हो जो कि प्रेस्क्राइब्ड हो। तो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में ही लिखा हुआ है आप प्रेस्क्राइब्ड मेंबर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। आई थिंक अजय मिगलानी जी ने हैंड रेज किया है, क्वेश्चन है तो राजेश भाई ले लें। सर क्वेश्चन सबसे बाद में ले लें सर। ठीक है सर। नहीं तो फिर बीच में सर आपकी वो कंटिन्यूएशन खत्म हो जाएगी सर। नहीं ठीक है, लेकिन मैं साथ साथ भी ले सकता हूँ। हाँ अच्छा, लेकिन अच्छा। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि सर आप क्वेश्चन आंसर बॉक्स में आप क्वेश्चन लिखते हैं जो सर देखते रहेंगे और उनको रिप्लाई करते रहेंगे। नहीं राजेश भाई, मैं स्क्रीन के साथ साथ क्वेश्चन नहीं देख पाऊंगा, तो अच्छा, आप अच्छा। क्वेश्चन देखते रहना और मेरे को जिस भी स्लाइड पे रोक के क्वेश्चन पूछना वो आप पूछ लें। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी का मैंने कहा उनके एक्ट में ही लिखा है जो प्रेस्क्राइब्ड हैं मेंबर उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन प्रेस्क्राइब्ड है। तो इसमें उन्होंने देखिए अपना उससे पहले एक क्या लिखा, क्लॉज 4 जो उनका कोड ऑफ एथिक्स है उसके अंदर, अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही enters into partnership in or outside India with any person other than a company secretary in practice or such other person who is a member of the other professional body having such qualification as may be prescribed। यानी कि उन्होंने लिखा कि कंपनी सेक्रेटरी के अलावा या किसी और ऐसे मेंबर से जो प्रेस्क्राइब्ड हो उसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप करते हैं
तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। यानी कि उनके एक्ट में और साथ ही साथ रेगुलेशन में ये परमिट किया गया है कि आप जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशंस हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिस्क्राइब्ड है कि नहीं ये देख लेते हैं। रेगुलेशन 168B में लिखा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप अंडर क्लॉज 4 and 5 of part 1 of the first schedule to the act, a person shall be a member of any of the following professional bodies, namely Institute of Chartered Accountant of India। और भी हैं बट चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो लिखा ही हुआ है। तो यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप एक कंपनी सेक्रेटरी के साथ की जा सकती है, और आज के दिन कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में भी ये ऑथराइज्ड है और उनके रेगुलेशन में भी इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है वो नहीं माना जाता है। तो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में हमने ये पोजीशन क्लियर की कि उनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं और उनका एक्ट भी इसको प्रिवेंट नहीं करता। चलिए अब चलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट पे। कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट में लिखा है सेक्शन 21B में कि कॉस्ट अकाउंटेंट मीन्स अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट यहाँ मतलब है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में लिखा है save as otherwise provided in this act, a member of the institute shall be deemed to be in practice when individually or in partnership with one or more member of the institute in practice or in partnership with members of such recognized profession as may be prescribed। तो यहाँ भी ये लिखा कि आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं या उनके साथ भी कर सकते हैं जो प्रेस्क्राइब्ड हो, जैसा कि कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में लिखा था। अब यहाँ भी जब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात आती है तो क्लॉज 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल जो है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट का, वो भी सिमिलर लैंग्वेज यूज करता है जो कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट में लिखी है। देखते हैं क्या लिखता है। कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंटर्स इनटू पार्टनरशिप in or outside India with any person other than a cost accountant in practice or such other person who is a member of any other professional body having such qualification as may be prescribed। तो यहां भी वही लिखा है, यहां भी वही लिखा है कि आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ या उन मेंबर्स के साथ जो प्रेस्क्राइब्ड हैं उनमें से किसी और के साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। अब देखते हैं वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिस्क्राइब है या नहीं। तो इनका जो रेगुलेशन 111C है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिस्क्राइब है। तो यानी कि जैसे कंपनी सेक्रेटरी में प्रिस्क्राइब था वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग एक्ट में भी ये प्रिस्क्राइब्ड है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो इन दोनों ही इंस्टीट्यूट के मेंबर्स को किसी की परमिशन नहीं चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। अब आते हैं पार्टनरशिप विद एडवोकेट। ये डिफरेंट है। सेक्शन 21A ऑफ द एडवोकेट एक्ट में लिखा है एडवोकेट मीन्स एन एडवोकेट इट इज एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और क्लॉज 53B(c) जो है रेगुलेशंस की, उसमें लिखा है कौन किसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। उसमें लिखा है एन एडवोकेट शैल नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑफ एनी अदर अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग रेम्युनरेशन विद एनी पर्सन और लीगल प्रैक्टिशनर हु इज नॉट एन एडवोकेट। यानी कि राजेश भाई यहाँ पे जो एडवोकेट है जी। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो आप एडवोकेट सीए राजेश अग्रवाल हैं, लेकिन आप एडवोकेट की प्रैक्टिस अगर करते हैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। मैंने तो क्वालिफिकेशन रिसेंटली नोट की आपकी, जब इनविटेशन में देखा एडवोकेट सीए राजेश अग्रवाल तो पहले तो मुझे लगा कोई को स्पीकर है, बाद में देखा तो अपने राजेश भाई। तो हमने हालांकि इंस्टीट्यूट ने अलाउ कर दिया एक एडवोकेट के साथ पार्टनरशिप करना, लेकिन बार काउंसिल ने अभी अलाउ नहीं किया है। जिस दिन वो अलाउ करेंगे उस दिन ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट में अभी तक हमने देखा
कोई इशू नहीं। अब आते हैं इंजीनियर पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर जो है वो कहता है मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर मींस मेंबर एज इलेक्टेड एंड अप्रूव्ड अंडर क्लॉज 48 ऑफ द bylaws of the Indian Institute of Engineers, or it also means engineer from university established by law. और as per the UGC Act जो है 1956 का, हमारा कंपनीज एक्ट भी 1956 का था, UGC एक्ट भी 1956 का है। वो सेक्शन 2F जो है वो यूनिवर्सिटी को डिफाइन करता है। यूनिवर्सिटी मीन्स अ यूनिवर्सिटी established or incorporated by or under a central act, a provincial act or a state act, and includes any such institution as may, in consultation with the university concerned, be recognized by the University Grant Commission in accordance with regulation made in this behalf under the act. तो यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो ऐसे मेंबर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के मेंबर हैं या एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो इंजीनियर हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे कंप्यूटर इंजीनियर हो, उन सबके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब आते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का एक्ट है आर्किटेक्ट एक्ट 1972। उसमें लिखा है आर्किटेक्ट मीन्स अ पर्सन whose name is for the time being entered in the register। और सेक्शन 2E में लिखा है रजिस्टर मीन्स द रजिस्टर ऑफ आर्किटेक्ट मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 23। और सेक्शन 2C में लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट मीन्स द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। और जो क्लॉज 4 में है उसके कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉज में, उसमें मेंबर्स की कैटेगरीज दी हुई हैं और उसमें लिखा हुआ है मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है मीन्स एनी पर्सन who has been admitted to the membership of the institute, whether a fellow, associate, licentiate or honorable member, all of whom may hereby be referred to as member। तो MDP जो है वो आर्किटेक्ट के साथ हो सकती है। अब आते हैं एक्चुरीज के ऊपर। एक्चुरीज में जो उन्होंने एक जो कंडीशन डाली है वो ये डाली है कि जो प्रैक्टिस में जो एक्चुरी होगा वो किसी और के साथ पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन अगर प्रैक्टिस में नहीं हो तो पार्टनर हो सकते हैं। यानी कि आप एक नॉन प्रैक्टिसिंग एक्चुरी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, प्रैक्टिसिंग एक्चुरी के साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने ये देखा अभी तक कि कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियर और आर्किटेक्ट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एडवोकेट में ये लिखा है कि नहीं हो सकता क्योंकि बार काउंसिल अलाउ नहीं करती। एक्चुअली में अगर नॉन COP होल्डर है तो अलाउड करता है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरी, अदरवाइज नहीं करता। तो इंस्टीट्यूट की साइड से 6 के 6 प्रोफेशनल अलाउड है, दूसरी साइड से एक में दिक्कत है और दूसरे में COP होल्डर वाले में दिक्कत है। राजेश भाई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, 3 क्वेश्चन है जी। अंशुल अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि हाउ CAG एंड RBI विल इवैल्यूएट सच पार्टनरशिप। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अंशुल जी। और आगे ये होने वाला है कि वो लोग इनके लिए कुछ ना कुछ मार्क्स प्रेस्क्राइब करेंगे, जैसे आज इंडियस की क्वालिफिकेशन के लिए करते हैं, डीसा के लिए करते हैं, तो सर्टेनली इनके लिए भी ऐसा लगता है कि करेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट सिस्टम जो है वो लाएंगे। क्योंकि आपकी हम आगे एक क्वेश्चन भी लेंगे कि क्या ये प्रोफेशनल ऑडिट टीम का पार्ट हो सकते हैं, उसका आंसर है यस। मैं तो कहता हूं कल को कंप्यूटर इंजीनियर है तो उसके लिए IT एप्लीकेशन की टेस्टिंग तो आसान है ना, तो सर्टेनली मुझे लगता है कि आगे जाके इनके मार्क्स एम्पैनलमेंट में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अंशुल जी का ये अगेन, वेदर इक्वल वेटेज विल बी गिवन इफ ए CA firm will enter into partnership with other professional। इक्वल वेटेज का क्या मतलब है? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा। अच्छा, मैं अंशुल जी को अभी मैंने पैनलिस्ट पे ले लिया है। अंशुल जी आप वीडियो ऑन कर लें और क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं,
whether other professional can do statutory audit and CA can undertake cost secretarial audit? No, not at all. Not at all. वो नहीं हो सकता. स्टैट्यूटरी ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी करेगा. जी अंशुल जी आप आ गए हो, वेलकम अंशुल जी. थैंक यू सर, थैंक यू. अपना सिंघल साहब, फिर फायदा क्या है फिर इसका? फायदा क्या है मैं बताता हूँ सर. देखिए, एक तो जहां पर आपको सेक्रेटरियल वर्क भी करना है, अभी मैं किसी फॉर्म में गया था, वो कहते हैं हमारे पास 15 कंपनी सेक्रेटरी हैं, बट हम उनको पार्टनर नहीं बना सकते, इसलिए वो कहते हैं जी हम तो छोड़ के जाएंगे, हम तो अपनी फर्म बनाएंगे. अब आप उनको पार्टनर ले सकते हो, आप सेक्रेटरियल काम भी कर सकते. देखिए, हर किसी की ग्रोथ की एम्बिशन होती है ना, अगर आप उसको पार्टनर नहीं बनाओगे तो उसकी एम्बिशन पूरी नहीं होगी और वो छोड़कर जाएगा. आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर को तो ले लिया आपने यहाँ ताकि आप वैल्यूएशन का काम कर सको, पर आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते थे, तो एक लेवल के बियॉन्ड वो फिर तैयार नहीं होता था. तो ये आप कर सकते हो. प्लस जहाँ मल्टी डिसिप्लिन की जरूरत हो, आपका वैल्यूअर भी है, आपका सेक्रेटरियल वाला आदमी भी है, तो नेचुरली आपकी मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज होती हैं. या कोई आपने एडवाइजरी प्रैक्टिस करनी है जहां पर आपको कई तरह की सर्विसेज रेंडर करनी है. ऑडिट तो एक अलग बात है जहाँ पे आपको उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी भी देखनी है, सेक्रेटरियल एफिशिएंसी भी देखनी है, कुछ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्पेक्शंस भी करने हैं. तो वो सब आप एक मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म में कर पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज अभी तक उनकी एम्बिशंस आप फुलफिल नहीं कर पाते थे, उनको पार्टनर नहीं बना पाते थे. तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक फर्म के अंदर सारी सर्विसेज मिल जाएंगी अंडर वन रूफ. ये वाली जो अलाउड है वो मिल जाएंगी, जैसे एडवोकेट की अभी नहीं मिल पाएगी एज अ पार्टनर. पर उसमें कंपनी सेक्रेटरी वाला काम कंपनी सेक्रेटरी ही करेगा. नहीं, देखिए राजेश भाई ने पूछा था ऑडिट तो कंपनी सेक्रेटरियल ऑडिट तो कंपनी सेक्रेटरी करेगा. ये तो कहीं नहीं लिखा कि आरओसी का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलाउड नहीं है. सेक्रेटरियल ऑडिट अलाउड नहीं है, कॉस्ट ऑडिट अलाउड नहीं है. आप तो भी आप आज भी आप आरओसी का काम करने को चाहो तो अलाउड ही है ना. ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक. संजीव जी, जी, जैसा कि आपने बताया कि एडवोकेट एक्ट में ये नहीं लिखा है, बट जो एडवोकेट नहीं है सिर्फ एलएलबी है, तो क्या उनको परमिट किया जा सकता है एज ए पार्टनरशिप सीए के साथ जो एलएलबी है? ये अगर बार काउंसिल परमिट करती है तो इंस्टीट्यूट ने तो परमिट कर दिया सर. इंस्टीट्यूट ने तो एडवोकेट को भी परमिट कर दिया. बार काउंसिल परमिट कर दे तो हमने तो परमिट कर दिया. अगर बार काउंसिल सिंपल एलएलबी को अलाउ करता है तो कर सकते हैं. बट अभी तक सिंपल एलएलबी को भी परमिट नहीं किया हुआ है. तो सर वो तो देखो, फिर बार काउंसिल उस इंस्टीट्यूट में रेसिप्रोकल प्रोविजन तो होना चाहिए. जी, जी. हमने एनेबलिंग प्रोविजन ला दी. अच्छा, दूसरे जैसे जो डिग्री फॉरेन डिग्रीज हैं, सपोज इंजीनियर है आउटसाइड इंडिया या लॉयर है आउटसाइड इंडिया, तो क्या वो परमिशन उनके हिसाब से चलेंगे या हम अपने हिसाब से देखेंगे? इंडिया के हिसाब से चलेंगे, वो अलाउड नहीं है. क्योंकि जो एडवोकेट एक्ट है वो इंडिया का है, और जो बाहर से लो करके आए हैं उनका क्या रोल रहेगा? नहीं सर, हमने तो जो प्रोफेशन स्पेसिफाई नहीं किया वो पार्टनर बन ही नहीं सकता. तो जब इंडिया वाला ही नहीं बन सकता तो बाहर वाला तो कैसे बनेगा? लो की डिग्री तो बाहर से भी होती है ना? नहीं, बाहर से तो होती है, पर हमने तो एडवोकेट को अलाउ किया ना सर. तो बाहर वाले को तो लीगल सर्विसेज तो वैसे भी बाहर वाली फर्म यहाँ रेंडर नहीं कर सकती. लीगल और अकाउंटिंग तो, लीगल और ऑडिट तो अलाउड ही नहीं है. एक क्वेश्चन आया, अमित गुप्ता जी पूछ रहे हैं, कैन इन सिंगल फर्म स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट बी पॉसिबल? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है. बिल्कुल पॉसिबल. इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. ऑडिट कर रहे हो ना, हाँ, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते. सर एक बात बताएं, एक अगर ये फायदा होगा. जी जी जी, एक क्वेश्चन और है सर, कि सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी पार्टनर हैं, कंपनी सेक्रेटरी के काम से आए 10 लाख रुपए, सीए के काम से आए 15 लाख रुपए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या 15-10 के रेशियो में होगा? वो कैसे रेशियो में होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इनकम. जी सिंघल साहब, ओवर टू यू.
सिंघल साहब, सिंघल साहब के सिग्नल चले गए क्या? हेलो। हाँ, लगता है कुछ दिक्कत है उधर। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हाँ, आउट हो गया ना, अभी आएंगे फिर एंट्री करेंगे। आगे अभी नहीं आए? ज्वाइन कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। आगे 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 सर। Apologies to all. So one internet was disconnected. राजेश भाई मेरे को स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दो। दे दिया सर, दे दिया। ठीक है जी। तो अभी हाँ, जो मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमने सीधा सीधा कहा है कि ये तो म्यूचुअली डिसाइड करना है पार्टनर्स को, इंस्टीट्यूट का इसमें कोई रोल नहीं। आप क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते हैं वो आपकी चॉइस, वो तो आज भी यही है। आप अलग अलग पार्टनर्स को अलग अलग दे सकते हो। चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो सर आगे चलते हैं। मेंबर्स ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी अभी अलाउड नहीं है। जो प्रेस्क्राइब्ड हैं उन्हीं के साथ आप पार्टनरशिप बना सकते हैं, बाकी को आप एम्प्लॉय ले सकते हैं, पार्टनर नहीं बना सकते। अब फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या फॉर्म हो सकती है? सिर्फ दो फॉर्म अलाउड है, पार्टनरशिप और एलएलपी, कोई और तीसरा फॉर्म अलाउड नहीं है। क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इंस्टीट्यूट के साथ? यस, इंस्टीट्यूट के साथ इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, एफआरएन नंबर भी अलग से मिलेगा और नाम में एमडीपी लिखा जाएगा ताकि दूसरों से अलग हो। ये होगा से फॉर एग्जांपल राजेश अग्रवाल एंड कंपनी एमडीपी, ये होगा उस फर्म का नाम, ताकि और फर्म से उसको अलग से रिकॉग्नाइज किया जा सके। क्या एग्जिस्टिंग फर्म? यस सर, उस फर्म को हमारे इंस्टीट्यूट भी नेम अप्रूव करेगा और कंपनी सेक्रेटरी भी, क्या इंस्टीट्यूट भी अप्रूव करेगा उस फर्म को? सिर्फ इंस्टीट्यूट अप्रूव करेगा। तो कंपनी सेक्रेटरी वाले बोलेंगे कि सर हम भी अप्रूव करेंगे देन? अभी आते हैं उस क्वेश्चन पे, वो तो बोलना ही चाह रहे हैं ये वो बोलना चाह रहे हैं। जी सर, जी सर। जी, तो अभी सफिक्स लगेगा मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस या एमडीपी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। अब इन पार्टनर्स का वेरिफिकेशन कौन करेगा कि वो कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है कि नहीं है? तो जो उस फर्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जो मैनेजिंग पार्टनर होगा या जिसको ऑथराइज करेंगे, वो अटेस्ट करेगा कि ये कॉस्ट अकाउंटेंट है कि नहीं है, इसकी मेंबरशिप वैलिड है या नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी है या नहीं है। इंस्टीट्यूट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये वेरिफिकेशन मांगे। अब क्या क्या सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं? सारी सर्विस जो एक मेंबर को अलाउड है, सीओपी होल्डर को, वो सारी सर्विसेज आप रेंडर कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब आया कि आप ऑडिट कर सकते हैं क्या? देखिए, सेक्शन 141 में लिखा है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोवाइडेड दैट
a firm whereof majority of partners practicing in India are qualified for appointment as aforesaid may be appointed by its firm name to be the auditor of company. यानी कि ये शुरू में ही लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में 2013 में, हमारा एमडीपी तो अभी आया कि अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स क्वालिफाइड हैं फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर्स तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आप एमडीपी बनाएंगे उस फर्म ने अगर ऑडिट करने हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने हैं, तो मेजॉरिटी पार्टनर्स जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। और मेजॉरिटी कैसे देखी जाएगी? मेजॉरिटी नंबर एज वेल एज मेजॉरिटी इन प्रॉफिट शेयर। यानी कि अगर 10 पार्टनर हैं एक फर्म में तो कम से कम 6 पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, और जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी 50% से ऊपर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास होना चाहिए। मेजॉरिटी शुड बी बोथ इन नंबर एज वेल एज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो राजेश भाई, जो आपका क्वेश्चन था कि कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ये चाहेगा कि कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट से अप्रूवल लें, तो इसमें क्या होगा? जो मुझे लगता है, अगर एक सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए प्राइमरीली फर्म बनाएंगे और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पार्टनर लेते ही हैं, तो वहां पर शायद वो ये कहेंगे कि अगर हमारे पास एज एन एमडीपी रजिस्टर कराना है तो मेजॉरिटी पार्टनर आपके कंपनी सेक्रेटरी होने चाहिए। इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ये कह सकता है, आपको अगर हमारे यहाँ रजिस्टर कराना है तो मेजॉरिटी पार्टनर आपके कॉस्ट अकाउंटेंट होने चाहिए। बट होगा यही कि ज्यादातर लोग सीए के पास आएंगे रादर देन कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट के जाने से। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि किसी की सेक्रेटरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रैक्टिस पार्टनर लेना चाहता है, वो ले सकता है। और कंपनी सेक्रेटरी के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हो सकता है कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ये कहे कि मेजॉरिटी पार्टनर्स बोथ इन नंबर एंड इन प्रॉफिट शेयर शुड बी कंपनी सेक्रेटरीज। ये सर यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि यदि 2 कंपनी सेक्रेटरी हैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो क्या वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता फर्म में? नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर में भी मेजॉरिटी होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ये तो सेक्शन 141 में ही लिख दिया। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आया एक अमित अग्रवाल जी का, कैन वी मेक एसोसिएट पार्टनर्स? नहीं, एसोसिएट पार्टनर बोलो, सीनियर पार्टनर बोलो, पार्टनर बोलो, कोई फर्क नहीं है। पार्टनर इज अ पार्टनर इज अ पार्टनर, कोई फर्क नहीं। उसको नाम आप जूनियर पार्टनर, सीनियर पार्टनर जैसे मर्जी दो। अगर एसोसिएट पार्टनर से कोई और मतलब है तो आप मुझे बताएं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, यदि आईसीएसआई और आईसीएमए सेम रूल बनाए जैसे कि आईसीआई ने बनाए, तब क्या होगा? तब वही होगा ना, तब वही होगा कि वो कहेंगे अगर सेक्रेटरियल ऑडिट की फर्म बनानी है तो मेजॉरिटी कंपनी सेक्रेटरी होने चाहिए। लेकिन वो मना नहीं कर सकते कंपनी सेक्रेटरीज को चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में पार्टनर बनने से। अच्छा सिंपल सा, अगर जो एक कंपनी सेक्रेटरी हो, एक आईसीडब्ल्यूए हो और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट की होनी चाहिए। तो 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, तब एक कंपनी सेक्रेटरी और एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है। मतलब 3 पे आप 2 अदर प्रोफेशनल्स को ले सकते हो? यस, 2 पे 1 को ले सकते हो। हाँ, अच्छा। इसीलिए ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकती। तो इसमें भी जैसे हमारी जो सीए फर्म रजिस्टर्ड होती है, क्या उसी तरह से ये रजिस्टर्ड होगी? और जैसे वैसे और जैसे कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म आता है हमारा ऑनलाइन, क्या इसका भी ऐसे ही आएगा? यस। अच्छा, वो भी पब्लिक डोमेन में ही होगा? बिल्कुल हो। सर इसका मतलब है बहुत सारे एक क्वेश्चन आ रहा दिमाग में कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनके बच्चे सीए नहीं कर पाए, वो एडवोकेट बन गए, तो वो तो बेटे के साथ पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता। वो नहीं कर सकता, कंपनी सेक्रेटरी बना दो ना। नहीं, कंपनी सेक्रेटरी बना दो तब भी नहीं हो सकती सर वो, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि वो ऑडिट कर ही नहीं सकता। नहीं, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर सकता चाहिए ना सर। वो हाँ, तो एक तो और लेना ही पड़ेगा ना, एक तो और लेना। बात तो सर फिर वही घूम फिर करके तो रेस्ट्रिक्शन तो नहीं, घूम फिर के वो नहीं आई ना फैमिली में कई। और मैं तो कहता हूँ और फर्म हमने उसके नेटवर्किंग के, मर्जर के
वो रूल भी तो है, फर्म्स को बड़ा बनाओ ना। अच्छा साहब, राजेश हर्जिका जी पूछ रहे हैं, एक पार्टनरशिप इज ऑफ टू प्रोफेशनल आउट ऑफ विच वन इज सीए एंड अनदर इज सीएस, then that firm cannot do the statutory audit. Already answer, they cannot do. नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकती है अगर सीएस को पार्टनर ना बनाओ। नहीं सर, इसमें तो ये पूछ रहे हैं कि पार्टनरशिप दो प्रोफेशनल की है जिसमें एक सीए नहीं, और एक सीएस है, फिर अब नहीं वो कर फर्म स्टैट्यूटरी ऑडिट कर ही नहीं सकती। सर वो स्टैट्यूटरी ऑडिट भी नहीं कर सकती और इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर भी नहीं हो सकती। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा इंस्टीट्यूट के पास। रजिस्ट्रेशन। चलिए सर, चलिए सर, राइट सर। अब सर आगे आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आपने पूछा, तो हमने कहा पार्टनरशिप डीड से डिसाइड होगा। अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग फर्म को क्या एमडीपी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। फॉर्म 18 भरिए, विद इन 30 डेज जो चेंज करें कॉन्स्टिट्यूशन और कोई भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ के लिए जिसके लिए भी होता है, हमने फॉर्म 18 का फॉर्मेट चेंज कर दिया। उसमें आप नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी आप पार्टनर ले सकते हो। ब्रांच इंचार्ज, क्या आप ब्रांच इंचार्ज एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है? अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप काउंसिल को लिखेंगे एमडीपी बना रहे हैं तो काउंसिल में अलाउ इट, एंड चांसेस आर काउंसिल विल अलाउ इट। क्योंकि हमने एमडीपी अलाउ किए हैं तो ब्रांच इंचार्ज भी अलाउ कर सकते हैं एमडीपी में किसी नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट को। क्या वो और बिजनेस और ऑक्यूपेशन कर सकता है? जो रूल चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म पे लगेंगे वही रूल एमडीपी फॉर्म पे लगेंगे। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कौन लेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट पे लेगा आईसीएआई, कंपनी सेक्रेटरी पे लेगा आईसीएसआई, कॉस्ट अकाउंटेंट पे लेगा आईसीओएआई, आर्किटेक्ट पे लेगा आर्किटेक्ट एक्ट के अंदर, इंजीनियर्स पे लेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, एक्चुअरी पे लेगा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज। जिसका जो इंस्टीट्यूट है वो लेगा डिसिप्लिनरी एक्शन अपने मेंबर। राजेश बाटला जी ने हैंड रेज किया है, राजेश भाई देखना। बाटला साहब ने। चलिए, क्या कंपनी की फॉर्म में हो सकती है एमडीपी? आंसर इज नो। ये हमने बात कर ली एलएलपी और पार्टनरशिप। क्या कोई और प्रोफेशनल हो सकता है पार्टनर? नो, जो प्रेस्क्राइब्ड है वही हो सकता है। क्या एमबीए हो सकता है? नो, एमबीए प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, और वो प्रेस्क्राइब्ड इसलिए भी नहीं था क्योंकि एमबीए में कोड ऑफ एथिक्स नहीं होता, इसलिए उसको प्रेस्क्राइब नहीं किया। उनका कोई एक ऐसा एक्ट नहीं होता जो इससे डील कर रहा हो। क्या इंडिविजुअल नेम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एमडीपी बनाने के बाद? वो पार्टनर्स के ऊपर है। अगर पार्टनर्स अलाउ कर रहे हैं कि अभी मेरे यहाँ पार्टनर भी बन जाए और अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी कर ले, वो पार्टनर्स की इच्छा है, अलाउ करें तो करें। फीस कैसे शेयरिंग होगी? आपस में डिसाइड करना है। डिस्प्यूट कैसे सेटल होंगे? पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो या तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा या एलएलपी एक्ट 2008 लगेगा। कोई परमिशन लेनी है किसी और प्रोफेशनल बॉडी की? नहीं। जो प्रोफेशनल्स अलाउड है पार्टनर बनना, उनके लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी है। क्या आप कोई और ऑक्यूपेशन कर सकते हैं? अगर अलाउड है टू अ नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट देन यस, अदरवाइज नो। क्या आप नॉन सीए के साथ तो प्रॉफिट शेयरिंग अलाउ नहीं होता था, तो कैसे करेंगे? उन प्रोफेशनल के साथ आप कर सकते हैं जो अलाउड हैं। ये ऑलरेडी मैंने शुरू में पढ़ के सुनाया था, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई रेशियो प्रेस्क्राइब्ड है? वो मैंने ऑलरेडी बात की कि मेजॉरिटी जो है इन नंबर एंड इन प्रॉफिट शेयर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मेजॉरिटी। देन क्या टैक्स ऑडिट कर सकती है एमडीपी? यस। क्या बैंक ऑडिट कर सकती है? यस। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट कर सकती है? यस। क्या नॉन ऑडिट सर्विसेज रेंडर कर सकती है? आंसर इज यस। क्या फॉरेन क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड है इसके लिए? आंसर इज नो। क्या आपको सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट को कौन करेगा? ये पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि मेंबर्स की डेथ या रिटायरमेंट के होने के बाद भी एमडीपी डिसॉल्व नहीं होगी। तो क्या सपोज जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर्स थे वो ये या तो रिटायर हो गए या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो क्या एमडीपी चलती रह सकती है? आंसर इज नो, बिकॉज कम से कम तो मेजॉरिटी जो है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए पार्टनर। क्या आपस में एक दूसरे को कंसल्ट करना जरूरी है? वो तो पार्टनरशिप डीड ने डिसाइड करना है।
कि आपको आपस में कंसल्ट करना जरूरी है या नहीं है। क्या एफआरएन नंबर अलग से मिलेगा? यस, अलग से मिलेगा। क्या एम्पैनलमेंट हो पाएगा एमडीपी का? यस, एम्पैनलमेंट हो पाएगा। क्या नेटवर्किंग अलाउड होगी एमडीपी को? यस, अलाउड होगी। क्या एडवर्टीजमेंट, वेबसाइट, विजिटिंग कार्ड, नेटवर्किंग वगैरह सब अलाउ होगी? जो फर्म्स को अलाउड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को, वो एमडीपी फर्म्स को भी अलाउ होगा। क्या कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह ऑडिट टीम का पार्ट हो सकते हैं? यस, वो ऑडिट टीम का पार्ट हो सकते हैं। इसकी फर्म की आइडेंटिटी अलग से कैसे पता चलेगी? उसमें एमडीपी लिखा होगा साथ में, नाम के साथ, कैसे पता चलेगी? ये हमारा डिस्कशन हो गया। क्या स्पेसिफिक फॉर्मेट है कोई पार्टनरशिप डीड का? अभी तक तो नहीं है, पर हम इंस्टीट्यूट से भी बना देंगे, वरना आप भी बना सकते हैं। अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स के लिए उसको आंसरेबल होंगे। तो ये राजेश भाई, मैंने अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन बनाए थे और कुछ क्वेश्चन मेंबर्स के आए थे, वो हमने सर, एक क्वेश्चन है अमित अग्रवाल जी का, कैन वी मेक पार्टनर्स विदाउट पार्टनरशिप रेशो? नहीं, तो पार्टनर इज अ पार्टनर हु हैज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, अदरवाइज उसका क्या स्टेक है? अगर पार्टनरशिप एक्ट में अलाउड है तब तो अलग बात है, लेकिन नॉन प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस ना हो, ये तो होता है माइनर के लिए। जी, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग तो ऐसा, ये स्लीपिंग का भी कुछ तो शेयर होता ही है। होता है। सर, इसमें एक बात और है कि जो अभी हमारी फर्म पुरानी है, अभी आपने कहा एफआरएन नंबर नया मिलेगा, तो जो हमारी फर्म पुरानी है तो वो स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी नई फर्म बनने से? तो नहीं सर, स्टैंडिंग रहेगी। नहीं, फर्म की स्टैंडिंग तो खत्म हो जाएगी सर, फर्म की तो नई रहेगी ना, आपने नया एफआरएन नंबर दोगे? नहीं सर, फर्म की स्टैंडिंग तो खत्म नहीं होगी, फिर भी क्वेश्चन में एग्जाम, क्योंकि अगर स्टैंडिंग खत्म होगी तो एग्जिस्टिंग फर्म को तो कोई कन्वर्ट ही नहीं करेगा। यस सर। नहीं, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, मैं इसको नोट कर रहा हूँ एंड आई विल टेल यू द आंसर, बट मेरे हिसाब से स्टैंडिंग खत्म नहीं। जैसा सिंगल साहब, जैसा आपने बताया कि जो प्रोफेशन परमिटेड है, सपोज मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, जैसे इंश्योरेंस बिजनेस है या इस तरह का कोई वैल्यूएशन का है, इस तरह के काम के लिए क्या ये पार्टनरशिप लिमिटेड, वो प्राइवेट लिमिटेड बन सकती है? सर, दो ही फॉर्म अलाउड है, पार्टनरशिप और एलएलपी बस। जैसे मैंने देखा है कि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रखते हैं, जिनमें वो डायरेक्टर होते हैं और वो कंसल्टिंग का काम करते हैं, टैक्स कंसल्टेंट। बना लो ना सर, बना लो। मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूँ, एमडीपी पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकती, इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर नहीं होगी, वो ऑडिट नहीं कर सकती, सीएनडीजी में एम्पैनलमेंट नहीं ले सकती, आरबीआई में एम्पैनलमेंट नहीं ले सकती। बट बनाना मिसकंडक्ट तो नहीं है? नहीं है ना? आज भी है ना वो तो। अच्छा, जैसे कि अभी बहुत सारे चेंज हुए, तो क्या अभी इस तरह का कोई चेंजिंग आया कि एक सीए प्लस एलएलबी, जैसे अपने राजेश भाई हैं, दोनों डिग्री हैं, तो क्या दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं या कोई फर्दर हाई कोर्ट में वो अपीयर हो सकते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल अमेंडमेंट नहीं है। तो सीओपी छोड़ना पड़ेगा। सीओपी छोड़ना होगा। ये मैं बता दूं, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई बार नहीं है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि एडवोकेट की है, उनकी तरफ से ये रेस्ट्रिक्शन है, यदि आपके पास कोई दूसरी डिग्री है या उसका सीओपी है, सॉरी, तो वो आपको सरेंडर करने के बाद ही बार काउंसिल की मेंबरशिप देते हैं, वो पहले देते ही नहीं बार काउंसिल की मेंबरशिप। एक क्वेश्चन और आया है, क्विकली ले लेते हैं सर क्योंकि टाइम अब खत्म हो रहा है। तो सरिया साहब का है, कैन बोथ ओल्ड एंड न्यू फर्म साइमल्टेनियसली कंटिन्यू? देखिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ऐसी तो एक मेंबर दो फर्म में भी पार्टनर हो सकता है, ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, जैसे राजेश भाई ने और आपने अभी डिस्कस हुआ कि एडवोकेट एक्ट में, यानी कि बार काउंसिल इसको परमिट नहीं करती एज ए पार्टनरशिप, बट हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और सपोज बाई चांस ये एक जॉइंट पार्टनरशिप बनती है किसी वजह से, तो क्या ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी हमारी है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, क्या वहां पे भी कोई मिसकंडक्ट माना जाएगा या सिर्फ बार काउंसिल में माना जाएगा? वहां नहीं होगा, लेकिन आप बना ही नहीं पाएंगे ना, उसको अलाउड ही नहीं है। नहीं तो हमारे
तो क्या बार हमारा काउंसिल में issue मान, permit नहीं करेगा? हमारे इंस्टीट्यूट का कोई इशू नहीं है, बार काउंसिल का इशू। हाँ, उन्हीं का इशू रहेगा ना, हमारा इशू परमिट कर देगा गलती से भी, लेकिन वो करेंगे क्यों? वो करने का मतलब ही नहीं है। सर एनी क्वेश्चन, कोई मेंबर का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि फिर हमें एंड करना है, बस 2-3 मिनट और रहे हैं। यदि किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरह से। राजेश भाई वाकई अच्छा लगा, क्योंकि ये टॉपिक जम्मू में 15 मिनट में खत्म हो गया था और यहाँ हमने 1 घंटा एक क्वेश्चन और आया है अमित अग्रवाल जी, वी हैव टू टेक MOU विद दीज प्रोफेशनल्स बॉडी फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, माय सजेशन। अमित अग्रवाल जी का ये सजेशन है। नहीं, वो तो चलेगा ही प्रोसेस, लेकिन क्या है राजेश भाई, इसको करना जरूरी था, 15 साल हो गए थे। अब तो दे विल ऑल्सो फॉल इन लाइन, वो हो जाएगा एटलीस्ट अलाउ। आज तो मैं किसी एक फर्म में गया था, उन्होंने कहा हम MDP बनाने की सोच रहे हैं। अच्छा। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। I also welcome Anshul Agrawal ji on the panel and request Sunil Dhamija ji for a formal vote of thanks. Dhamija साहब। थैंक यू संजीव भाई, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा बताया। आई थिंक वेरी गुड इनसाइट्स ऑफ द role of a changing perspective in view of the changing times, where all these professionals can meet and render services. I think is a very nice step. I think our lot of members shall be interested in doing partnership with the all the other professional bodies, and I think is the time requirement of the time. Thank you very much for your giving the insight of all these issues very clear. Thanks a lot. Thank you Sunil bhai, thank you Rajesh bhai, and thanks to Sunil ji and Anshul ji and all the honorable members. Thank you sir, thank you very much, thank you.